Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Sarita Mittal, your SST teacher. Students, hope you all are fit and fine. Today in this video, we will continue our chapter in civics. Why do we need a parliament? So watch the video carefully. Students, let's begin. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में अब तक हमने पढ़ा पार्लियामेंट क्या है, हमारे लीडर्स ने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने का डिसाइड क्यों किया, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ब्रिटिश के अत्याचारों के बारे में पढ़ा, फिर हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि कैसे हमारे ग्रेट इंडियन लीडर्स ने सोसाइटी के एवरी सेक्शन के लिए डीपली सोचा और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट किया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है वो उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। व्हाट वी विल स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करती है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, आज ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, यहाँ हम पार्लियामेंट के फंक्शंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, इसमें हम पार्लियामेंट के डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड वीमेन पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 34। हियर योर टॉपिक इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। बच्चों, हमारे देश में पार्लियामेंट 1947 इट मीन्स आज़ादी के बाद सिस्टम में आई और ये संस्था इस बात का लाइव एग्जाम्पल है कि लोगों का डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स में कितना विश्वास है। जैसा कि हम पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, पार्लियामेंट के लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन होता है और गवर्नमेंट आम जनता की सहमति से ही बनती है। बिसाइड इट, आवर पार्लियामेंट सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स या एमपीज़ बैठे हुए हैं वो होल कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वे देश के अलग अलग हिस्सों से इलेक्ट होकर आए हैं। हम एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में आप पूरे देश की स्पिरिट या छवि को एक साथ देख सकते हो और फील कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पार्लियामेंट के नीड, स्ट्रक्चर के बारे में पार्ट फर्स्ट में पढ़ा। आज हम पार्लियामेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। ए, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, मीन्स हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करना। बी, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, इट मीन्स पार्लियामेंट का काम है सरकार को कंट्रोल करना, समय समय पर गाइड करना और गवर्नमेंट को उसकी शॉर्टकमिंग्स या कमियों के बारे में अलर्ट करना और साथ ही साथ गवर्नमेंट को लोगों की ओपिनियन से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इन्फॉर्म कराना। सी, लॉ मेकिंग, आम जनता की नीड्स के अकॉर्डिंग लॉ बनाना, ये भी पार्लियामेंट के मेन फंक्शंस में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will read about the first function of the parliament, that is to select the national government. बच्चों, हमारे भारत की पार्लियामेंट 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे कंट्री के राष्ट्रपति। सेकंड, राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस भी कहते हैं। थर्ड, लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट, देश के प्रथम नागरिक, जो फर्स्ट सिटीज़न होने के साथ साथ कंट्री के हेड भी होते हैं। इनका टेन्योर या कार्यकाल 5 इयर्स का होता है। बच्चों, आपको मालूम है एट प्रेजेंट हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन हैं?
हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको ये बता दें यहाँ पर कि कोई भी लॉ जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक वह बिल कहलाता है। फाइनली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर एज एन एसेंट, एसेंट मीन्स मंजूरी के बाद बिल लॉ बन जाता है। द सेकेंड वन इज राज्यसभा। स्टूडेंट्स, राज्यसभा का मेन फंक्शन पार्लियामेंट में भारत के सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है। कोई भी बिल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से पहले राज्यसभा में भी डिस्कस किया जाता है। राज्यसभा इस बिल को रिव्यूइंग और ऑल्टरिंग मीन्स चेंजेस के लिए कह सकती है इफ़ नीडेड, यदि ज़रूरत हो तो। राज्यसभा के मेंबर्स वेरियस स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट होते हैं और इनका टेन्योर या कार्यकाल 6 इयर्स का होता है। एट प्रेजेंट हमारी राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और अलॉन्ग विद इट 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इस तरह एट प्रेजेंट हमारी राज्यसभा के टोटल मेंबर्स 245 हैं। बच्चों, यहाँ पर एक और टिप आपको दे दें, अक्सर बच्चे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं, जो कि लोकसभा के 2 मेंबर्स और राज्यसभा के 12 मेंबर्स, उनको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इस ट्रिक से लर्न रखने में इजी रहेगा। राज्यसभा बड़ा हाउस तो बड़ी डिजिट, इट मीन्स 12 मेंबर्स। लोकसभा छोटा हाउस तो छोटी डिजिट, इट मीन्स 2 मेंबर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना? नाउ द थर्ड वन इज़ लोकसभा। लोकसभा 5 इयर्स के लिए चुनी जाती है। लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एज आप पेज नंबर 41 पर मैप में देख सकते हो। इन छोटे छोटे पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। हर एक पार्टी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना एक एक कैंडिडेट खड़ा करती है। उसमें जिस भी पार्टी का कैंडिडेट विन करता है वही एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और अपने एरिया के लोगों को पार्लियामेंट में जाकर रिप्रेजेंट करता है। ये एमपीज़ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो सकते हैं। सभी एमपीज़ से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों यहाँ इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जान लेना ज़रूरी है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ आपको 2 तरह की पार्टीज़ दिखाई दे रही हैं, नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़। आइए हम इन पार्टीज़ को 1 बाय 1 समझते हैं। ए, नेशनल पार्टीज़। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको नाम से ही मालूम हो रहा है, ये बड़ी या नेशनल लेवल की या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती हैं। जो पार्टीज़ कई राज्यों में इलेक्शंस में एक्टिव होती हैं उन्हें नेशनल पार्टीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इस तरह की नेशनल लेवल की पार्टीज़ हमारे इंडिया में हैं। बी, स्टेट पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टेट पार्टीज़ की, जिनको रीजनल या क्षेत्रीय पार्टीज़ भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है, ये पार्टीज़ किसी एक क्षेत्र या राज्य में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, पूरे कंट्री में ये एक्टिव नहीं होती। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्लियामेंट के इस एलिमेंट को ठीक से समझने के लिए हमें लोकसभा के इलेक्शन प्रोसेस को उतने ही पेशेंस और फोकस के साथ समझना होगा। रेडी बच्चों? लोकसभा में जब इलेक्शन होते हैं, इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, द होल कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू सो मैनी पार्ट्स, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एज यू हैव ऑलरेडी सीन on page number 41 of your NCERT book, और आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हो। क्यों?
क्यों करते हैं डिवाइड, क्या नीड है? क्योंकि पूरे देश में एक ही दिन इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। हमें फेयर इलेक्शन कराने के लिए फोर्सेस, ऑफिसर्स, ईवीएम एट्सेट्रा की ज़रूरत होती है। इसलिए पूरे कंट्री के 6 या 7 राउंड्स में अलग अलग डेट को इलेक्शन कराते हैं। बच्चों, इंडिया लोकसभा इलेक्शन में टोटल 543 सीट्स या कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होता है, जिसमें प्रत्येक स्टेट की लोकसभा सीट्स होती हैं। ये सीट्स हर स्टेट के साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं। हम अपने यूपी की बात करें तो हमारे यूपी की टोटल लोकसभा सीट्स 80 हैं। हर सीट पर प्रत्येक पार्टी अपना एक एक कैंडिडेट खड़ा करती है और हम लोग जो भी 18 ईयर्स या अबव के होते हैं एक पर्टिकुलर डे पर वोटिंग करने जाते हैं और अपनी चॉइस की पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं। बच्चों, आपको लास्ट ईयर 2019 के लोकसभा इलेक्शन तो याद होंगे ही। जब सारे राउंड पूरे हो जाते हैं तब फिक्स डेट को काउंटिंग होती है और रिजल्ट डिक्लेयर होता है। जिस पार्टी का जो भी कैंडिडेट विन करता है वह न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट में जाकर बैठता है, मीन्स वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। इसलिए उसको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि आम जनता ने उन्हें वोट करके अपनी पसंद से चुना है। तो हमारे प्रति उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको एज सून एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करें और हमारे वेलफेयर के लिए डिसीजंस लें। स्टूडेंट्स, अभी और ध्यान से समझिए कि गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट होती है। लोकसभा इलेक्शन के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें ये शो होता है कि किस पार्टी के कितने एमपीज विन हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजॉरिटी मीन्स बहुमत हासिल करना होता है। यहाँ पर इस टॉपिक को आप अपनी स्क्रीन पर दी गई टेबल की हेल्प से समझिए। टोटल सीट्स हमारी कितनी है? 543। अब लोकसभा में मेजॉरिटी के लिए किसी भी पार्टी को टोटल सीट्स से जस्ट हाफ मीन्स 271 प्लस 1 इज इक्वल टू 272 या इससे ज़्यादा एमपीज उसके पास होने चाहिए। वो ही पार्टी विन करेगी और पार्टी अपने लीडर को एज ए प्राइम मिनिस्टर उसका नाम रिकमेंड करेगी। इस तरह प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाते हैं और प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाते हैं। एज एन एग्जाम्पल इज शोन ऑन योर स्क्रीन। अब प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के जीते हुए एमपीज में से कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने मिनिस्टर्स सेलेक्ट करते हैं ताकि इनके साथ वर्क करके डिसीजंस ले सकें। इन्हीं मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन एट्सेट्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं। ये सभी दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स जो लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए एक साथ वर्क करते हैं, इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में गवर्नमेंट भी कह देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो पार्टी विन करती है उसे मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी, और जो उससे कम वोट वाली पार्टी मीन्स जो लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर रही उसको अपोजिशन या विपक्ष कहा जाता है एंड इट बिकम्स अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। बच्चों, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती। दूसरे शब्दों में कोई भी पार्टी 272 सीट्स विन नहीं कर पाती जितनी कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। तब कोई 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आपस में जॉइन टुगेदर हो जाती हैं जिनके विचार या पॉलिसीज़ आपस में मिलते हों और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इस तरह की गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर 1998 का बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट दिखाया गया है। यहाँ लेफ़्ट में आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दिखाई दे रहे हैं और राइट में आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी
कि पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, तब इतनी सारी पार्टीज़ ने मिलकर एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई थी और उस कॉलिशन गवर्नमेंट का नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? पार्लियामेंट का नेक्स्ट फंक्शन है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना है। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो हमारी संसद के कार्य की शुरुआत क्वेश्चन आवर से होती है। इसको प्रश्नकाल भी कहते हैं। इस टाइम पीरियड में हमारे एमपीज़ सरकार से प्रश्न पूछकर इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क कर रही है। इस दौरान अपोजिशन डेमोक्रेसी में हेल्दी रोल प्ले करता है और सरकार की कमियों, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को हाईलाइट करता है। इसी बीच में वो आम जनता का अपने लिए सपोर्ट लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन साथ ही रूलिंग गवर्नमेंट को इसका ये फ़ायदा मिलता है कि उसे वैल्यूएबल फीडबैक मिलता रहता है, जिससे वह समय रहते अपनी कमियों में सुधार कर सके। इस तरह बच्चों, हमने देखा कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में पार्लियामेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये सब लेकिन डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। द थर्ड फंक्शन इज़ लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग में पार्लियामेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई न्यू लॉ बनता है तो दोनों हाउसेस में डिस्कशन किया जाता है। दोनों हाउसेस कौन से? राज्यसभा एंड लोकसभा। और दोनों जगह से अप्रूवल मिलने के बाद फिर फाइनली प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी असेंट या मंजूरी देते हैं और इस तरह से न्यू लॉ बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स? Now students, come to page number 39. Your next topic is who are the people in parliament. इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में किस तरह से वीकर सेक्शन, SC/ST कम्युनिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। आज़ादी से लेकर आज तक अगर हम देखें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंक्रीज़ हुआ है। समय के साथ साथ लोगों को पॉलिटिक्स में आने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। आगे चलकर एक समय पर ये फील किया गया कि अगर हम अपने कंट्री की प्रॉपर प्रोग्रेस चाहते हैं तो उन लोगों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना होगा जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड हैं। इट मीन्स इतिहास में कुछ क्रूअल प्रैक्टिसेस के चलते जिनको पीछे छोड़ दिया गया था उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा एज हमारी SC/ST कम्युनिटीज़। सो इनके लिए सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट, जिससे कि जो भी MP इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट होंगे वो दलित एंड आदिवासी के इंटरेस्ट से अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे और उनकी प्रोग्रेस के लिए और स्पीडली वर्क कर पाएंगे। बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली कुछ सालों से ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में लेडीज़ के लिए भी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, कि लेडीज़ का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। बच्चों, 60 years ago ओनली 4% वीमेन MPs थी, जो परसेंटेज अब बढ़कर ओनली 9% हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि वीमेन का परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में 50% है और एक्टिव पार्टिसिपेशन ओनली 9% है। इन कंडीशंस को देखकर कुछ क्वेश्चंस एराइज होते हैं कि क्या हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव एनफ है, मीन्स सही तौर पर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, या इसके और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके आंसर्स के लिए लगातार वर्क चल रहा है, पर साथ ही साथ हम इंडियंस को भी अपनी स्ट्रेंथ, शक्ति, ड्यूटीज़, जिम्मेदारी और राइट्स, अधिकारों को पहचानना होगा। तभी हम अपने देश को सुपर पावर बना पाएंगे। यहाँ हम एक बार फिर अपने ग्रेट इंडियन लीडर्स के लिए थैंकफुल हैं जिन्होंने इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया। स्टूडेंट्स, हेयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप इनको रीड कीजिए, यू विल एंजॉय दीज फैक्ट्स एंड ये आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पार्लियामेंट और अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में जाना। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।
I hope you have understood it properly. See you in the next video. Till then, take care. Thank you.